ऑफिस से फोन कर अजय ने नीरा को बताया कि मैं आनंद धाम जा रहा हूँ, तो उसके मन में विचारों की बाढ़ सी आ गई। आनंद धाम यानी वृद्धाश्रम। शहर के एक कोने में स्थित है यह आश्रम। यहाँ ऐसे बेसहारा लाचार वृद्धों को शरण मिलती है जिनकी देखभाल करने वाला अपना इस संसार में कोई नहीं होता। रोजमर्रा की सारी सुविधाएं प्रदान यहाँ की तो जाती है, पर बदले में मोटी रकम वसूली भी जाती है। बिना पूर्व सूचना के क्यों जा रहा है अजय आनंद धाम? जरूर कोई गंभीर बात होगी। यह सोचकर नीरा कार में बैठी और अजय के दफ्तर पहुंच गई। उसने पूछा, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? नीरा, अम्मा पिछले 1 साल से आनंद धाम में रह रही है। आश्रम में महंत जी का फोन आया था, गुसलखाने में फिसलकर गिर पड़ी है। अजय की आवाज के भारीपन से ही नीरा ने अंदाजा लगा लिया था कि अम्मा के अलगाव से मन में दबड़की भावनाएं इस पल जीवंत हो उठी है। हम चलते हैं अजय, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा होगा माँ को यदि किसी विशेषज्ञ को दिखाएं। ठीक है, रुपए बैंक से निकलवा लेते हैं, पता नहीं कब कितने की जरूरत पड़ जाए। सांत्वना स्वर में नीरा ने कहा तो अजय को तसल्ली हुई। मैं तो इस घटना को सुनने के बाद इतना परेशान हो गया था कि रुपयों का मुझे ख्याल ही नहीं आया। प्राइवेट अस्पताल में रुपए की तो जरूरत पड़ेगी ही। कुछ ही समय में नीरा रुपए लेकर आ गई। कार स्टार्ट करते ही पत्नी की बगल में बैठे अजय की यादों में 1 साल पहले का वह दृश्य सजीव हो उठा, जब तिर्यक कुटिल दृष्टि से नीरा ने अम्मा को इतना अपमानित किया था कि वह चुपचाप अपना सामान बांधकर घर से चली गई थी। जाते जाते भी अम्मा की तीक्ष्ण दृष्टि नीरा की तरफ टिक गई थी। अजय, मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, मेरे लिए तू अपनी गृहस्थी में दरार मत डाल। अम्मा की गंभीर आवाज और अभिजात दर्प मंडित व्यक्तित्व की छाप वह आज तक अपने मानस पटल से कहाँ मिटा पाया था। जाना तो अम्मा सभी को है, और रही दरार की बात तो वह तो कब की पड़ चुकी है। अब कहीं वह दरार खाई में न बदल जाए, यह सोच लीजिए। अम्मा के सदे हुए आग्रह को तिरस्कार की पैनी धार से काटती हुई नीरा बोली। वह तो इसी इंतजार में बैठी थी कि कब अम्मा घर छोड़े और उसे संपूर्ण सफलता हासिल हो। कहीं अजय की भावुकता अम्मा के पैरों में पुत्र प्रेम की बेड़ियां डालकर उन्हें रोक न ले। इस बात का डर था नीरा को, इसीलिए भी वह और अधिक तख्ल हो गई थी। अगले ही दिन अजय ने फोन पर कुटिल हंसी की खनक में डूबी और बुलंद आवाज की गहराई में उभरते दंभ की झलक के साथ नीरा को किसी से बात करते सुना। जिंदगी भर अब पास न फटकने देने का इंतजाम कर लिया है। कुशल क्षेम पूछना तो दूर, अजय श्राद्ध तक नहीं करेगा अम्मा का। उस दिन पत्नी के शब्दों ने अजय को झकझोर कर रख दिया था। समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो गया, पर जब आंखों से पर्दा हटा तो उसने निर्णय लिया कि किसी भी हाल में अम्मा को जाने नहीं देगा। रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, पैर छुए, पर अम्मा रुकी नहीं थी। दयनीय बनना उनकी फितरत में नहीं था, स्वाभिमानी वे शुरू से ही थी। अम्मा के जाने के बाद उनके तकिए के नीचे से एक लिफाफा मिला था। लिखा था, इंसान क्यों अपने आप को परिवार की माला में पिरोता है, इसीलिए ना कि परिवार का हर संबंधी एक दूसरे के लिए सुख दुख का साथी बने। लेकिन जब वक्त और रिश्तों के खिंचाव से परिवार की डोर टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह इधर उधर डोलने या अपने इर्द गिर्द बने सन्नाटे में दुबक जाने के बजाय वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। हमेशा के लिए नहीं, कुछ ही समय के लिए जा रही हूँ, पर यह समय कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ सालों का भी हो सकता है। दिल से दिल के तार जुड़े होते हैं, और ये तार जब झंकृत होते हैं तो पता चल जाता है कि हमें किसी ने याद किया है। जिस पल हमें ऐसा महसूस होगा, हम जरूर मिलेंगे। अम्मा। तेज बारिश हो रही थी। गाड़ी से बाहर देखने की कोशिश में अजय ने अपना चेहरा खिड़की के शीशे से सटा लिया। बाहर खिड़की के कांच पर गिर रही एक एक बूंद धीरे धीरे एक एक साथ मिलकर पूरे कांच को ढक देती थी। जरा सा कांच पोंछने पर अजय को हर बार एक चेहरा दिखाई देता था। ढेर सारा वात्सल्य समेटे झुर्रियों भरा वह चेहरा, जिसने उसे प्यार दिया, 9 माह अपनी कोख में रखा, अपने रक्त मांस से सींचा, आंचल की छांव दी। उसका स्वास्थ्य, उसकी पढ़ाई, उसकी खुशी, अम्मा की पूरी दुनिया ही अजय के इर्द गिर्द सिमटी थी। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में नीरा और अजय विवाह सूत्र में बंधे थे, उन हालात में नीरा को परिवार का अंश बनने के लिए अम्मा को न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा था। लाखों रुपए के दहेज का प्रस्ताव लेकर कई संपन्न परिवारों से अजय के लिए रिश्ते आए थे, पर अम्मा ने बेटे की पसंद को ही सर्वोपरि माना।
अम्मा यही दोहराती रही कि गरीब घर की लड़की अधिक संवेदनशील होगी, घर का वातावरण सुखमय बनाएगी, अच्छी पत्नी और सुघड़ बहू साबित होगी। पास पड़ोस के अनुभवों, किस्से, कहानियों को सुनकर अजय ने यही निष्कर्ष निकाला थी कि बहू के आते ही घर का वातावरण बदल जाता है। अजय का मन किसी अज्ञात शंका से घिरा है। अम्मा यह समझ गई थी। बड़ी ही समझदारी से उन्होंने अजय को समझाया था, बेटा, लोग हमेशा बहुओं को ही दोषी ठहराते हैं, पर मेरी समझ में ऐसा नहीं होता है। घर में जब कोई भी नया सामान आता है तो पुराने सामान को हट जाना ही पड़ता है। नया पत्ता तभी शाख पर लगता है जब पुराना उखड़ता है। जब भी किसी पौधे को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह आरोपित किया जाता है, तब भी वह पुष्पित पल्लवित होता है। जब उसे पर्याप्त मात्रा में खाद पानी मिलता है। सामंजस्य, समझौता, समर्पण दोनों ही पक्षों की तरफ से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो परिवार बिखरता है। अजय आश्वस्त हो गया। अम्मा ने नीरा को प्यार और अपनत्व से और नीरा ने उन्हें सम्मान और कर्तव्य निष्ठा से अपना लिया। बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सजते संवरते देख अम्मा मुग्ध भाव से हिलोरे लेती। नीरा की कमियों को कोई गिनवाता तो चट से मोर्चा संभाल लेती। मेरी अपर्णा को ही क्या आता था, पर धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले सब कुछ सीखती चली गई। 1 वर्ष बीतते बीतते अजय जुड़वा बेटों का बाप बन गया। अम्मा के चेहरे पर भारी संतोष की आभा झलक उठी। इसी दिन के लिए ही तो वह जैसे जैसे जी रही। अस्पताल के कॉरिडोर में नर्सों, डॉक्टरों से बातचीत करती अम्मा को देखकर कौन कह सकता था कि वह घर से बाहर कभी निकली ही नहीं। लव कुश नाम रखा उन्होंने अपने पोतों का। 40 दिन तक उन्होंने नीरा को बिस्तर से उठने नहीं दिया। पर्णा को भी बुलावा भेजा। ननंद भौजाई गप्पे मारती, अम्मा चौका संभालती। अब तो महीना होने को आया। मेरी सास तो 21 दिन बाद ही घर की बागडोर मुझे संभालने को कहकर खुद आराम करती है। अम्मा की भागदौड़ से परेशान अपर्णा ने कहा तो अम्मा ने बुरा सा मुंह बनाया। तेरी ससुराल में होता होगा, थोड़ा बहुत काम करने से शरीर में जंग नहीं लगता। थोड़ा बहुत? अर्पणा ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा था। संयुक्त परिवार की तो यही परिभाषा है, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आओ। कच्चा शरीर है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो जिंदगी भर का रोना। 1.25 महीना बीत गया। अपर्णा अपनी ससुराल लौट रही थी। अम्मा बापूजी हमेशा भरपूर नेक देते थे और इस बार तो लवकुश भी आ गए थे। अपर्णा ने मनुहार की, 2 दिन बाद तो मैं चली जाऊंगी। अम्मा, एक बार बाजार तो मेरे साथ चलो। ऐसा कर, अजय दफ्तर के लिए निकले तो दोनों ननंद भावज उसके साथ ही निकल जाओ। जो जी चाहे खरीद लो, पेमेंट बाबूजी कर देंगे। आपके साथ जाने का मन है अम्मा, एक दिन भाभी संभाल लेगी। अपर्णा ने मचल कर कहा तो अम्मा की आंखें नम हो गई थी। फिर कभी सही, तेरे जाने की तैयारी भी तो करनी है। अपर्णा समझ गई थी कि बेटी के रिक्त स्थान ने अपनी जगह शून्य तो बनाया हुआ है, पर बाबूजी और अम्मा बहू के नाच की डोलियां भी बड़े लाड से उठा रहे हैं। बाबूजी की मृत्यु के बाद बहुत कुछ बदल गया। उन 13 दिनों में ही अम्मा बेहद थकी थकी सी रहने लगी थी। नीरा और अजय अम्मा का बेहद ध्यान रख रहे थे, पर अनजाने वाले लंबी सांस भरकर अम्मा को चेतावनी जरूर दे जाते थे। पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छिन जाता है, अधिकार, अधिपत्य, सब कुछ। दूसरी पहेली के सुर में सुर मिलाकर सर्द आह भरती। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसी नकारात्मक सोच से कहीं उनके हंसते खेलते परिवार का वातावरण दूषित न हो जाए। अम्मा ने 4 दिनों में ही बाबूजी का उठाला कर दिया। लोगों ने आलोचना में कहा, बड़ी मॉडर्न हो गई है लीलावती, पर अम्मा तो अम्मा ठहरी। अपने परिवार की खुशियों के लिए रूढ़ियों और परंपराओं का त्याग सहर्ष ही करती चली गई। लोगों की आवाजाही बंद हुई तो दिनचर्या पुराने ढर्रे पर लौट आई। अम्मा हर समय इसी कोशिश में रहती कि घर का वातावरण दूषित न हो। उसी तरह बच्चों के साथ हंसती खेलती, घर का कामकाज भी करती, लेकिन 9 बजे के बाद वह जग नहीं पाती थी और कमरे का दरवाजा भेड़ कर सो जाती थी। अजय अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जागने वाली अम्मा कभी 9 बजे तक सो नहीं सकती। आखिर उन्हीं की गोद में तो वह पला बड़ा था। एक रात 12 बजे दरवाजे की दरार में से पतली प्रकाश की किरण बाहर निकलती दिखाई दी तो अजय उनके कमरे में चला गया। अम्मा लैंप के मध्यम प्रकाश में स्वामी विवेकानंद की कोई पुस्तक पढ़ती जा रही थी और रोती भी जा रही थी। अजय ने धीरे से उनके हाथ से पुस्तक ली और बंद करके पास ही के स्टूल पर रख कर उनकी बगल में बैठ गया। अम्मा उठकर पलंग पर बैठ गई और बोली, तू सोया नहीं? आप नहीं सोई तो मैं कैसे सो जाऊं? इस तरह से आप तो कोई बीमारी पाल लोगी, अजय ने चिंतित स्वर में कहा।
अच्छा है, मेरे जीने का अब मकसद ही क्या रह गया है। तेरे बाबूजी ने मुझे सब कुछ दे दिया, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है मुझे। दोनों बच्चों की शादी हो गई, अपनी अपनी गृहस्थी में रमे हुए हैं तुम दोनों। नाती पोतों का मुंह देख लिया, तेरे बाबूजी के बिना अब एक एक दिन भारी लग रहा है। अजय ने पहली बार अम्मा को कमजोर पड़ते देखा था, और सुबह शाम में आपका चेहरा न देखूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। क्या कभी आपने सोचा है अम्मा कि मैं कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना? अम्मा ने बेटे के थरथराते होठों पर हाथ रख दिया। बेटे की आंखों से टपका एक एक आंसू का कतरा उन्होंने अपने आंचल में समेट लिया। उस दिन के बाद से अजय अपनी अम्मा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। माँ को अकेलापन महसूस न हो, इसीलिए लव कुश अम्मा के पास ही सोने लगे। वैसे भी उन्होंने ही उन्हें पाला था। अब वह बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने और लेने भी जाने लगी। घर लौटकर उनका होमवर्क भी अम्मा ही करवा देती थी। अजय हर काम अम्मा से पूछ कर या बता कर करता। यहाँ तक कि सुबह शाम सब्जी कौन सी बनेगी यह भी अम्मा से ही पूछा जाता। शाम को अपर्णा भी पति के साथ आ जाती थी। इस तरह घर का माहौल तो बदल गया, पर नीरा को अपना अधिकार छीनता सा लगने लगा। पति का अम्मा के प्रति जरूरत से ज्यादा जुड़ाव उसे पसंद नहीं आया। उठते बैठते अजय को उलाहना देती। ऐसी भी क्या मातृभक्ति की उठते बैठते सोते जागते माँ की आराधना ही करते रहो। नीरा, कुछ समय की ही बात है। समय स्वयं मरहम का काम करता है। धीरे धीरे अम्मा भी सहज होती चली जाएंगी। बाबूजी और अम्मा का साथ दिया बाती का था। जरा सोचो कैसे जीती होगी वह बाबूजी की मृत्यु के बाद। अजी, पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे। 2-4 दिन रहकर सामाजिकता निभाई और अपने घर के होकर रह गए। यहाँ तो 6 माह से गमी का माहौल चल रहा है। ऊपर से अपर्णा दीदी अलग धमक पड़ती है। अजय ने नीरा के होठों को कसकर भींच दिया था, पर चौखट पर खड़ी अपर्णा ने सब कुछ सुन लिया था। उसके तो तन बदन में आग सी लग गई, पर सीधे नीरा से कुछ न कहकर अम्मा से जरूर मन की भड़ास निकाली थी। 3 नंदे हैं मेरी, हफ्ते में बारी बारी से तीनों आती हैं। मेरी सास के साथ मुंह से मुंह जोड़कर बैठी रहती हैं। चौके में मैं अकेली पीसती हूँ, सब्जी काट कर भी कोई नहीं देता। एक यह घर है, सब कुछ किया कराया मिलता है, तब भी बहू को चैन नहीं। तेरी ससुराल में होता होगा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, उसकी निंदा कोई बेटी से क्यों करे? वह पहले ही अपनी घर छोड़कर पराये घर की हो गई। अपर्णा की बात को बीच में काटकर अम्मा ने साफ गोई से बीच बचाव करते हुए कहा था। पर बेटी के जाने के बाद उन्होंने बारीकी से विश्लेषण किया। सुहाग उनका उजड़ा, वैधव्य उन्हें नहीं मिला, न किसी से कुछ मांगा, न ही गिला शिकवा किया। चुपचाप कोने में बैठी किताबों से अपना मन बहलाती रही। फिर भी घर का वातावरण दूषित क्यों हो गया? मन में यह विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं अजय उन्हें ज्यादा समय देने लगा है, इसीलिए नीरा चिड़चिड़ी हो गई है। हर पत्नी को अपने पति का सानिध्य भाता ही है। अम्मा ने एक अहम फैसला लिया। अगले दिन शाम होते ही वह सत्संग पर निकल गई थी। अपनी हम उम्र औरतों के साथ मिलकर कुछ देर प्रवचन सुनती रही, फिर गपशप में थोड़ा समय व्यतीत कर वापस आ गई। यही दिनचर्या आगे भी चलती रही। हमेशा की तरह अजय अम्मा के कमरे में जाता और जब वह नहीं मिलती तो नीरा से प्रश्न करता। नीरा 10 दलीलें देती, पर अजय को चैन नहीं था। व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाली अम्मा कर्म पर विश्वास करती थी। घर छोड़कर सत्संग तथा कीर्तन करने वाली महिलाओं को अम्मा हेय दृष्टि से ही देखती थी। फिर अब क्या हो गया? नीरा प्रखर वक्ता की तरह बोली। बाबूजी के गुजरने के बाद अम्मा जी कुछ ज्यादा ही नेम नियम पालने लगी है। शायद समाज के भय से अपने वैधव्य के प्रति अधिक सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। एक शाम अम्मा घर लौटी तो घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। नीरा बुरी तरह चीख रही थी। अजय का स्वर धीमा था। फिर भी अम्मा ने इतना तो सुन ही लिया था कि दाल रोटी का खर्च तो निकलता नहीं, फल दूध कहाँ से लाऊं? रात को नीरा अम्मा के कमरे में फल दूध रखने गई तो उन्होंने बहू को अपने पास बिठा लिया और बोली, एक बात कहूँ नीरा? जी अम्मा। उसे लगा अम्मा ने शायद हम दोनों की बात सुन ली है। तुमने MA B.Ed किया है और शादी से पहले तुम एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी। वह तो ठीक है अम्मा, पर तब घर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब लव कुछ भी है, इन्हें कौन संभालेगा? नीरा के चेहरे पर चिढ़ के भाव तिर आए। मैं संभालूंगी, अम्मा ने दृढ़ता से कहा। 4 पैसे घर में आएंगे तो घर भी सुचारू रूप से चलेगा। सास बहू की बात चल रही थी जब अजय और अपर्णा कमरे में प्रविष्ट हुए। नीरा चौके में चाय नाश्ते का प्रबंध करने गई तो अजय ने ब्रीफकेस खोलकर एकाएक
कर कागज अम्मा के सामने फैलाने शुरू कर दिए और बोला, अम्मा, सीपी फंड, इंश्योरेंस, ग्रेजुएटी से कुल मिलाकर 5 लाख रुपए मिले हैं। मिल तो और भी सकते थे, पर बापूजी ने यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऋण लेकर हमारी शादियों और शिक्षा आदि पर खर्च किया था। 7,000 रुपये महीना तुम्हें पेंशन मिलेगी। अरे बेटा, मैं क्या करूँगी इतने पैसों का, तुम ही रखो यह कागज अपने पास। अम्मा, पैसा तुम्हारा है, सुख में दुख में तुम्हारे काम आएगा। अजय ने लिफाफा अम्मा को पकड़ा दिया। नीरा ने सुना तो अपने हाथ माथा पीट लिया। बाद में अजय को आड़े हाथ लेकर बोली, राजी खुशी अम्मा तुम्हें अपनी जमा पूंजी सौंप रही थी तो ले क्यों न ली? पूरे मिट्टी के माथे हो। अब बुढ़िया सांप की तरह पैसे पर कुंडली मारकर बैठी रहेगी। तड़ाक, एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा नीरा के गाल पर। यह क्या हो गया? अम्मा शुद्ध मन से सोचने लगी। मेरे दिए हुए संस्कार, शिक्षा, सभी पर पानी फेर दिया अजय ने। अश्रु पूरी दृष्टि से अपर्णा की ओर अम्मा ने देखा था, जैसे पूछ रही हो कि यह सब क्यों हो रहा है इस घर में। कुछ देर तक नेत्रों की भाषा पढ़ने की कोशिश की, पर एक दूसरे के ऊपर दृष्टि निक्षेप और गहरी श्वासों के अलावा कोई वार्तालाप नहीं हो सका था। अचानक अपर्णा का स्वर उभरा, सारी लड़ाई पैसों को लेकर है। बाबूजी थे तो इन पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब खर्च करना पड़ रहा है तो परेशानी हो रही है। अम्मा ने दीर्घ निश्वास भरी। मैंने तो नीरा से कहा है कि कोई नौकरी तलाश ले, कुछ पेंशन के पैसे अजय को मैं दे दूंगी। जीवन में ऐसे ढेरों क्षण आते हैं जो चुपचाप गुजर जाते हैं, पर उनमें से कुछ यादों की दहलीज पर अंगद की तरह पैर जमा कर खड़े हो जाते हैं। माँ के साथ बिताए कितने क्षण, जिसमें से वह सिर्फ याचक है, उसकी स्मृति पटल पर कतार बांधे खड़े हैं। बच्चे दादी को प्यार करते, आस पड़ोसी अम्मा से सलाह मशवरा करते, अपर्णा और अजय माँ को सम्मान देते, तो नीरा चिढ़ती, पता नहीं क्यों। चाहे अम्मा यही प्यार सम्मान अपनी तरफ से एक तश्तरी में सजाकर दोगुना करके बहू की थाली में परोस भी देती, फिर भी न जाने क्यों नीरा का व्यवहार बद से बदतर होकर चला गया। अम्मा के हर काम में मीन मेख, छोटी मोटी बातों पर रूठना, हर किसी की बात काटना, घर परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता उसके व्यवहार के हिस्से बनते चले गए। 1 बरस बाद बाबूजी का श्राद्ध था। अपर्णा को तो आना ही था। बेटी के बिना ब्राह्मण भोज कैसा? उस दिन पहली बार स्थिर दृष्टि से अपर्णा ने अम्मा को देखा। कदाचित जिम्मेदारियों के बोझ से अम्मा बूढ़ी हो गई थी। हर समय तनाव की स्थिति में रहने की वजह से घुटनों में दर्द शुरू हो गया था। ब्राह्मण भोज समाप्त हुआ तो अम्मा धूप में खटोला डालकर बैठ गई। अजय, अपर्णा और नीरा को भी अपने पास आकर बैठने को कहा। तेल की तश्तरी में से तेल निकालकर अपने टखनों पर धीरे धीरे मलती हुई अम्मा बोली, याद है अजय, मैंने एक बार कहा था कि घर में कोई भी नया सामान तभी जगह पर आ सकता है जब पुराने सामान को अपनी जगह से हटाया जाए। इसी तरह जब परिवार के लोग पुराने सामान को कूड़ा समझकर फेंकने पर ही उतारू हो जाए तो भलाई इसी में है कि उस सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। शायद वह सामान तब भी किसी के काम आ सके। जो इंसान समझौता करते हैं वे ही सार्थक जीवन जीते हैं, पर जो समझौता करते करते टूट जाते हैं वे कायर कहलाते हैं, और मैं कायर नहीं हूँ। अम्मा के बच्चे उनका मतलब समझे या नहीं, पर अगले दिन वह कमरे में नहीं थी। तकिए के नीचे एक नीला लिफाफा ही मिला था। विचारों में डूबता उतराता अजय आश्रम के जंग खाए विशालकाय गेट के सामने आ खड़ा हुआ। सड़क पतली, वीरान और खामोश थी। न जाने उसे यहाँ आकर ऐसा क्यों लग रहा था कि अम्मा पूर्ण रूप से यहाँ सुरक्षित है। उसकी सारी चिंताएं, तनाव न जाने कहाँ खो गए। गेट खोलकर अजय अंदर आया तो अम्मा अपने कमरे में बैठी एक बच्ची को वर्णमाला का पाठ पढ़ा रही थी। अजय को देखते ही उनकी आंखें भर आई। दोस्तों, इस तरीके से एक माँ ने अपने बच्चों की खुशी के लिए अपने परिवार को त्याग दिया और खुद ही वृद्धाश्रम में आकर रहने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।